हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में। इसके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के लिए एक प्ली फाइल की गई थी, जिसका हियरिंग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना ने अपने आप को तो इस हियरिंग से इस प्ले से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो पास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में सिमिलर सी हियरिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन उन्होंने इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच है उनको ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें अब पीएस नरसिम्हा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अब 10 फरवरी को एएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो केस है उसको हियर करेंगे। एंड उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज है एल नागेश्वर राव की, जिसके देखरेख के अंडर ये जो पूरा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है एएफएफ का वो ड्राफ्ट हुआ है, उसको भी बोल दिया गया है कि आप जो इंटरनेशनल बॉडी है फीफा, उन्होंने जितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं रिगार्डिंग दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप रिजोल्व कीजिए एंड अपना जो फाइनल रिपोर्ट है वो कोर्ट को सबमिट कीजिए। एएफएफ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उन सबको भी पहले ही बोल दिया गया था कि आपको भी जो भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। तो अब 10 फरवरी को आई थिंक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग होगी कि जिसमें पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट करता है या फिर एक और डेट दे देता है। एंड अगर एडॉप्ट करता है तो क्या वो फीफा के जो स्टेट्यूट्स है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ कंपाइल करता है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पे वायलेट करेगा देन एज वी नो कि हमें बैन भी लग सकता है। दूसरी साइड जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होगा उसी के साथ आपके एएफएफ के फ्रेश इलेक्शन भी होंगे। दैट मीन्स आपको लीडरशिप में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देयर इज ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज की जो एक डिसीजन से हो सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि क्या 10 फरवरी को इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा या फिर एक और डेट पड़ जाएगी कोर्ट में। सो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। उसके बाद बात करनी है आईएसएल में वीआर के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग भी एक मेजर अपडेट आ रहा है, जिसमें जो चीफ रेफरिंग ऑफिसर है ट्रेवर केटल, उन्होंने रिसेंटली जो अपना मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया है कि कब तक आईएसएल में वीआर आ सकता है। तो उन्होंने पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दी है कि उन्होंने जो यहाँ पे एएफएफ और एफएसडीएल ने उनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा था कि कब तक हम यहाँ पे वीआर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितना इसका सारा कॉस्ट और सारी चीज़ें होगी, क्या क्या ज़रूरत होगी। वो उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी 6-7 महीने पहले ही एएफएफ को सबमिट कर दिया है। सो इट्स नाउ अप टू दी एएफएफ एंड ऑर्गेनाइजर्स कि वो कब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। एंड एक और चीज़ उन्होंने वहाँ पे क्लियर की है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप वीआर के लिए बजट एलोकेट कर दोगे तो तुरंत वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है फीफा के क्लियरेंस और उन सबको करने के लिए। आपके रेफरीज को उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा एंड एट द मोमेंट हमारे पास कोई भी ऐसा रेफरी नहीं है जो वीआर ट्रेंड है। सो ये एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका कॉस्ट है वो ही सबसे बड़ा हर्डल है एएफएफ के लिए कि इसको इम्प्लीमेंट करना वो नहीं चाहते। जो कि एएफएफ की एजीएम हुई थी और जनरल मीटिंग हुई थी उसमें भी कुछ ऑफिसर्स ने बोला कि ये वायबल नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट आ रहा है फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करने का वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 करोड़ और समवेयर उसके अराउंड आ रहा है। उसके बाद डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ए कॉस्ट बियर कौन करेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। एएफएफ के पास पैसा नहीं है एज वी ऑल नो। एफएसडीएल का लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है, सो उनका भी फ्यूचर अनसर्टेन है। क्लब आई डोंट थिंक सो कि ये एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पे इस तरह का कॉस्ट बियर करना चाहेगा। ट्रेवर केटल ने ये जरूर बोला है कि भाई इंडिया को टेक्नोलॉजी को अब यहाँ पे कैसे भी करके एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई इस सीजन भी रेफरी के ब्लंडर्स हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक यहाँ पे पूरा सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया हुआ है की मैच इंसिडेंट का, कि जिसके बेसिस पे हर एक मैच में हर एक रेफरी की जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस किया जाता है एंड यहाँ पे उसके बेसिस पे उनको नेक्स्ट मैचेस में यहाँ पे रिमूव भी किया जाता है और वो सारी चीज़ें की जाती है जैसे प्रीमियर लीग में होता है वैसा ही है। एंड एट द मोमेंट 83% की एक्यूरेसी आ रही है। तो जो बाकी 17% की एरर है वो हमें, अगर आप टेक्नोलॉजी अगर आप एडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फैंस को भी करना पड़ेगा। आई नो कि इट्स डिफिकल्ट कि भाई एक मैच इंसिडेंट में एक ऑफसाइड कॉल या फिर एक पेनल्टी कॉल या फिर एक रेड कार्ड कॉल, उससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एडोप्टेशन नहीं करोगे तो फिर तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। एंड जो प्रीमियर लीग के चीफ रेफरिंग ऑफिसर है उन्होंने भी रिसेंटली बोला है कि बिफोर दी वीआर इम्प्लीमेंटेशन इन प्रीमियर लीग वहाँ पे भी एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 80 to 83% की थी। वीआर आने के बाद अब आप 90% तक पहुँच सकते हो। तो आई थिंक स्टेक होल्डर्स को अब सोचना है कि
क्या वो और ज़्यादा इसको एक्यूरेट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फाइंड द बजट फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट। तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन रिगार्डिंग वीआर। इसमें सिर्फ बजट का ही कंस्ट्रेंट है और कोई यहाँ पे हर्डल नहीं है। जहाँ से अगर एएफएफ, एफएसडीएल साथ में मिलके या फिर वॉट एवर वे अगर बजट का वो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, देन भाई आपके लिए वीआर लाना यहाँ पे पॉसिबल है। अदरवाइज आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट दी ब्लंडर्स फ्रॉम द रेफरी। सो दिस इज द सिंपल एंड प्लेन थिंग। आपकी क्या ओपिनियन है बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है हमारे जो इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो क्लब्स हो चाहे वो एएफएफ हो, वो भी सारे मक्खी मारने का काम कर रहे हैं। और हमारे आसपास के जो कंट्रीज है वो भाई लगातार यहाँ पे अपना जो फुटबॉल डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए उज्बेकिस्तान 2018 में उज्बेकिस्तान वॉज 95 फीफा रैंक एंड हमारी रैंकिंग पहुंच गई थी 97 के अराउंड, या फिर आप बोल सकते हैं 100 के अराउंड थे, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 7 साल बाद भाई उनका 20 साल का प्लेयर अब्दुल कदीर खुशनव वो यहाँ पे अभी लिंक हो रहा है विद द बिगेस्ट क्लब ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड। सोचिए आप 20 साल का उनका प्लेयर जो कि लीग 1 में खेल रहा है वो अभी लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड से, सेंटर बैक है। एंड वो आप देखिए कि कितना डेवलपमेंट, अगर आप देखिए राइट अप्रोच के साथ, राइट प्लान के साथ अगर आप चाहेंगे तो भाई 8-10 साल में आप अपने कंट्री का जो फुटबॉल लैंडस्केप है उसकी दशा एंड दिशा दोनों चेंज कर सकते हो। बट उसके लिए आपको प्लान चाहिए एंड उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट प्रोफेशनल्स चाहिए। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे इंडोनेशिया का। उन्होंने अभी अपॉइंट किया है पैट्रिक क्लोवर्ट को एज ए नेशनल टीम हेड कोच, जो कि नेदरलैंड के हम सबको पता है कि लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं। बार्सिलोना जैसे क्लब में यहाँ पे अपना करियर को उन्होंने एज ए फुटबॉल प्लेयर खेला है। सो वो अभी उन्होंने अपॉइंट किया है विद दी ओनली एम ऑफ क्वालिफाइंग फॉर वर्ल्ड कप। वो यहाँ पे PUOCA के थ्रू उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। सो वो भी अपने डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब देखिए थाईलैंड का जो क्लब है बीजी पैंथम यूनाइटेड, उन्होंने अपने 6 यंग प्लेयर को जो क्लब के हैं उनको भाई जापान की जो J लीग है उसमें भेजा है फॉर गेनिंग एक्सपोजर। J1 लीग में भेजा है, J2, J3, J4। अब देखिए हमारे कितने क्लब ऐसा यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, हमारा AFF क्या कर रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि सारे स्टेक होल्डर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ AFF की गलती है, सबको साथ में मिलके कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की रिगार्डिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर नॉट गोना यू कैन से कि जो हम ड्रीम कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का हो या फिर हमारे प्लेयर बड़ी लीग में खेलने का सपना हम जो देखते हैं वो नहीं अचीव कर सकते। या तो उज्बेकिस्तान या तो इंडोनेशिया या तो थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमें कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद बात करनी है कोलकाता डार्बी के बारे में, जिसके शिफ्टिंग के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट आ रहा है। या तो कोलकाता डार्बी को गुवाहाटी में शिफ्ट किया जाएगा या तो ओडिशा, ये 2 पॉसिबल ऑप्शन अभी देखे जा रहे हैं। दिल्ली भी एक पॉसिबली 3rd ऑप्शन है, बट गुवाहाटी के चांसेस एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि वहाँ पे जो 11th ऑफ जनवरी को कोलकाता डार्बी है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि FSDL ने क्लियर कर दिया था कि उसको वो रीशेड्यूल नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज आपकी लीग का यहाँ पे इतना बड़ा मैच है, दी बिगेस्ट मैच, एंड उसको आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ रहा है। और उनके दोनों क्लब के जो फैन बेस है, आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स को भी मेरे को लगता है कि शेड्यूलिंग के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि नो डाउट देयर आर ए लॉट ऑफ चैलेंजेस कि जो आपको फेस करने पड़ते हैं इंडिया में टू मेक अ बेटर यू कैन से कि मैच शेड्यूल, कि जिसमें काफ़ी सारे लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, देन वेदर एंड ये सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक इस तरह के जो बड़े मैचेस है वो तो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए कि उनका यहाँ पे शेड्यूलिंग सही तरीके से हो। एंड ये ऐसा नहीं कि भाई कोलकाता डार्बी में पहली बार हो रहा है, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोलकाता डार्बी आती है ऑलवेज उससे पहले क्वेश्चन आता है कि या तो इसको शिफ्ट किया जाएगा या तो पोस्टपोन किया जाएगा। ये आता ही आता है न्यूज़, अगर एक बार गलती हो तो चलो समझ में आता है। एंड जिससे आपकी लीग का मतलब क्या बोलते हैं कि क्रेज या फिर लोगों तक पहुँचती है, उस मैच को तो भाई एटलीस्ट आप चाहोगे कि भाई जहाँ पे उसकी जो मतलब
जगह है वहीं पे खेला जाए रादर देन शिफ्टिंग इट। नो डाउट गुवाहाटी में खेलेंगे तो वहाँ के जो फैन बेस, बाकी जो फुटबॉल फैंस है उनको भी कोलकाता डर्बी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट आई थिंक इसके बारे में सोचना चाहिए। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में, जहां पे मुंबई सिटी एफसी ने ईस्ट बंगाल को 3-2 से उनके ही घर पे हरा दिया है एंड दैट्स अ बिग विन फॉर पीटर केटकिस साइड बिकॉज 3 गोल मारे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मुंबई सिटी। इससे पहले जितने भी मैचेस उन्होंने इस सीजन जीते हैं वो मोस्ट ऑफ दी 1-0 से ही जीते हैं। सो आई थिंक ऑफेंसिव लाइन ने आज कंपेरेटिवली बेटर दिखी एंड वहां पे थोड़ा सा उसने चेंज भी किया था, ट्विक भी किया था, क्योंकि वो यहाँ पे चांगते को मोर ऑफ यू कैन से कि एज अ सेकंड स्ट्राइकर और सेंट्रली रोल दिया था। बिपिन विक्रम यहाँ पे एज ऑन दी विंग स्टार्ट किया था। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो चेंज है वो उनके लिए काम कर गया एंड ओवरऑल फर्स्ट हाफ में दे प्लेड गुड एंड स्कोर दैट 2 ब्यूटीफुल गोल। एक चांगते की ओर से भी गोल आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। वो भी फॉर्म में आना जरूरी है फॉर नेशनल टीम एंड कैरोलिस ने भी वो बेहतरीन गोल मारा। सेकंड हाफ में आई वुड से कि ईस्ट बंगाल ने कमबैक मारा एंड स्कोर दोज 2 गोल। नो डाउट पहला गोल ऑन गोल था साहिल पनवर का वहाँ पे, बट ज्यादा आप उस सेंस में कुछ कर नहीं सकते। दूसरा गोल जो डेविड ने मारा, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड आई थिंक वो एक कमबैक उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे मैच में कर दिया था, बट देन यहाँ पे जो भाई हिजाजी मेहर का इंडिविजुअल एरर आता है एंड उन्होंने उनको कोस्ट कर दिए 3 पॉइंट। अदरवाइज आई थिंक जिस तरह की सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल ने दी थी, डेफिनेटली इस मैच से वो ड्रॉ तो निकाल ही सकते थे, बट इंडिविजुअल एरर्स एंड ये हिजाजी मेहर का इस सीजन आप बोल सकते तो काफ़ी मीडियो कर रहा है। 3-4 बार ऐसी मिस्टेक वो कर चुके हैं। सो दैट इज द थिंग एंड इससे भाई उनका जो प्ले ऑफ में यहाँ पे बने रहने का चांसेस है वो मैच बाय मैच कम हो रहा है। यू नीड टू यू कैन सी कि ग्रैब पॉइंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मैच की जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे आ गए हो। दूसरी साइड आई थिंक मुंबई के लिए इट्स अ परफेक्ट रिजल्ट। लेट्स सी क्या इस मोमेंटम को आगे कंटिन्यू कर पाते कि नहीं कर पाते, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई संतोष ट्रॉफी के इस सीजन के जो टॉप गोल स्कोरर रहे हैं रवि हंसदा, उन्होंने मोहम्मदन एससी के साथ 6 मंथ की लोन डील साइन की है फ्रॉम कोलकाता कस्टम क्लब। सो आई वुड से इट्स अ राइट डिसीजन बिकॉज ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदन एससी दोनों रेस में थे। ईस्ट बंगाल में जाते तो आई डोंट सी कि उसको उतना ज़्यादा गेम टाइम मिलने वाला था। एटलीस्ट मोहम्मदन में थोड़ा सा मैं ज़्यादा गेम टाइम उसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ईस्ट बंगाल में डेविड को भी उतना नहीं मिल रहा है। सो अगर रवि जाते तो उनका तो और कम हो जाता। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि ये सही डिसीजन है, बट उससे भी बेटर होता अगर वो आई लीग क्लब में जाते हैं तो और ज्यादा उसको गेम टाइम मिल सकता था। आई लीग क्लब से भी उनको ऑफर थे, बट लेट्स सी किस तरह से मोहम्मदन एससी के लिए आईएसएल में इस सीजन वो परफॉर्मेंस देते हैं एंड क्या अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि क्या वो आईएसएल लेवल के प्लेयर अभी है कि नहीं है। बाकी उनका संतोष ट्रॉफी तो जबरदस्त रह ही रहा है। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे, आप कितने एक्साइटेड हो रवि को देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग क्लब डेम्पो एससी अपने इस सीजन के होम मैचेस अपना जो एकेडमी ग्राउंड है एला स्टेडियम वहां पे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो एएफएफ के आई लीग के रिगार्डिंग स्टेडियम के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सो डेम्पो के जो सीईओ है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस सीजन के डेम्पो एससी अपने सारे होम मैचेस फतोडा स्टेडियम में खेलेगी, जहां पे आईएसएल से गोवा भी खेल रहा है एंड उन्होंने ये बताया कि हम नेक्स्ट ईयर तक अपना जो स्टेडियम है उसको उस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे कि जो यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।